नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है किस तरीके से डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट अभी आपको सुनने में मिल रहा, वो क्या है, यानी डॉलर का इम्पोर्टेंस किस तरीके से कम हो रहा है या कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके आगे कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से डॉलर जो है पूरे ग्लोबल करेंसी के रूप में इवोल्व हुआ, किस तरीके से पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम ग्लोबल स्तर पर है वो डॉलर पर कह सकते हैं कि डिपेंडेंट हुआ, उसके बारे में किस तरीके से हुआ, उस पूरा स्टोरी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वार के पहले से। साथ ही ये हम लोग देखेंगे कि क्यों इसमें क्रैकडाउन आ रहा है, यानी डॉलर के पैरेलल अलग तरीके का करेंसी डेवलप करने का बारे में जो मेजर इकोनॉमी है क्यों थिंक कर रहे हैं, किस तरीके से जो करेंसी का यूज है एज ए वीपन हुआ है, जिसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल वेपनाइजेशन हुआ है। ठीक है, साथ ही किस तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर जो है बढ़ रहा है ताकि जो अलग तरीके के करेंसी का भी डेवलप करने की मांग चल रही है। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेंड हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है आप कह सकते हैं डेवलप हो रहा है। साथ ही यह भी हम लोग देखेंगे कि इंडिया किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में जो है अपना अप्रोच जो है प्रैग्मेटिक रखा है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं इसको। अगर हम लोग बहुत ही बैलेंस तरीके से सोचने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको यह लगेगा कि जब कभी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का उदय हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तभी से करेंसी स्लोली स्लोली डेवलप हुआ। शुरुआत के दिनों में जिसको वाटर सिस्टम बोलते हैं, यानी अगर आप 2000-3000 साल पहले की बात कीजिएगा, 4-5 हजार पहले की बात कीजिएगा, तो उस समय अगर कोई व्यक्ति किसी को देता था तो बदले में अगर एक सामान दिया तो कोई सामने वाला व्यक्ति दूसरा सामान दिया, वो एक्सचेंज सिस्टम चलता था। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है तो वेरियस तरीके के करेंसी जो है आपका इवोल्व होते हैं। कभी आपको पता है कि जो है चांदी के सिक्के चले, कभी सोने के सिक्के चले। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग तरीके के सिक्के इवोल्व होते रहे जो एक्सचेंज का माध्यम बना है। तो हिस्ट्री किस तरीके से हुआ है ये आपको पता है। वर्तमान समय में किस तरीके से पेपर करेंसी तक आया है, अभी का युग जो है डिजिटल करेंसी तक आ गया है, क्रिप्टो करेंसी तक आ गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग डॉलर के सेंस में जो इम्पोर्टेंस है वहाँ हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर उस फोकस में सबसे पहले देखिए, पूरा इतिहास अगर आप पलट के देख लीजिएगा तो जब कभी भी जिस एम्पायर का प्रभुत्व रहा, जिसका डोमिनेंस रहा, उसके द्वारा जो सपोर्टेड करेंसियां है वही डोमिनेट किया है। तो हम लोग डॉलर के पहले जो करेंसी जो है डोमिनेट कर रहा था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से 18 सेंचुरी में जो है आपका 19 सेंचुरी में के शुरुआत में 18 सेंचुरी में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आपका ब्रिटेन में आता है। तब से वहाँ क्या होता है, आप सोच के देखिए कि वहाँ सस्ते सामान, अच्छे सामान बनने होंगे और वो सस्ते में जो है दूसरे कंट्री को दे सकता था। तो जब उसका सामान जो ब्रिटेन में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो जब दूसरे कंट्री को जाने लगे तो ब्रिटेन के द्वारा अपना जो करेंसी था, जो पाउंड स्टर्लिंग करेंसी था, उसको पुश किया गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले ये स्थिति था कि 19 सेंचुरी तक पाउंड ही मेजर करेंसी का एक्सचेंज में रहा, साथ में गोल्ड भी एक एक्सचेंज का आप कह सकते हैं एक मेजर कंपोनेंट था। ठीक है, अब देखिए कि उसके आगे क्या हुआ जब पाउंड और स्टर्लिंग था वर्ल्ड वार के पहले, क्योंकि इंग्लैंड उस समय का सबसे मेजर इकोनॉमी था। ठीक है, लेकिन जब पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वन हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 1914 से लेके 1918 तक हुआ, इसके बीच में देखिए क्या होता है कि जो मेजर इकोनॉमीज थे या स्पेशली यूरोपियन जो मेजर इकोनॉमीज थे, सभी आपको पता है कि वार में चले गए। उसका फायदा जो है उठाया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के लास्ट में जो है युद्ध में एंट्री लेता है। जब तक ये युद्ध में एंट्री नहीं लेता है तो जो भी नेशंस जो है युद्ध कर रहे थे, जो भी वार में थे, उसको ये सारे को जो है आर्म सप्लाई कर रहा था। यानी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत हुआ, इसके कारण से अमेरिका जो है ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद से आप कह सकते हैं कि इसका जो इंडस्ट्रियल बेस है वो बड़ा हुआ। अब युद्ध में जब ब्रिटेन गया वहां पे तो ब्रिटेन का इकोनॉमी क्या हुआ, वीक हुआ। ठीक है,
यानी और उसके कारण जो है अमेरिकन इकोनॉमी अप हुआ और ब्रिटेन इकोनॉमी डाउन हुआ। इसके कारण स्लोली जो है पाउंड अब धीरे धीरे अपना कह सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो वीक होने लगा, ठीक है। क्योंकि जो भी पहले के समय में ये होता था कि गोल्ड का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन था। जिस देश के पास जितना अधिक करेंसी होता गोल्ड होता था उसका करेंसी उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता था। क्योंकि देखिए अगर आप उसको उस तरीके से सोच के देखिए कि अगर कोई क्वाइन कोई कह सकते हैं कि पेपर करेंसी है, अगर किसी तरीके से कोई रियल वेल्थ, देखिए पेपर करेंसी क्या है, एक पेपर का आप कह सकते हैं कि टुकड़ा है, लेकिन अगर रियल वेल्थ किसी तरीके से अगर अटैच नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। इसका किसी भी प्रकार से इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है पेपर करेंसी का। तो इसीलिए क्या होता था, गोल्ड से लिंक होता था, ठीक है। यानी कि इतना अगर हम डॉलर देंगे तो इतना गोल्ड बदले में मिलेगा। तो इसके कारण उस जो पेपर करेंसी है उसका एक रियल वेट होता था, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1920s के बाद धीरे धीरे जो पाउंड है वो धीरे धीरे अपना आप कह सकते हैं कि साइन कम होने लगा और अमेरिका उस चीज़ का एडवांटेज लिया। सेम कंटिन्यूएशन आपका रहा सेकेंड वर्ल्ड वार में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ वहाँ भी अमेरिका जो है आर्म्स ह्यूज अमाउंट में सप्लाई किया और वहाँ पर जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ तो अब जो यूएसए है वो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इकोनॉमिक पावर के रूप में इवॉल्व हुआ। जब वहाँ पर आपका खत्म होता है वर्ल्ड वार तो एक समझौता होता है, उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इसी में जो है आपको आईएमएफ जैसे जो संस्थान है उसका स्थापना होता है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। इस एग्रीमेंट के तहत यह डिसाइड किया गया, जिसको कि 44 जो कंट्री हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया गया, यूएस डॉलर से वो 44 कंट्री अपने करेंसी को पेग्ड कर दिए। पेग्ड किसको बोलते हैं ये थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, कि पेगिंग ऑफ करेंसी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए पेगिंग ऑफ करेंसी मतलब क्या होता है। उस समय क्या हुआ कि $35 अगर कोई किसी को प्रोवाइड करेगा तो यूएस जो है उसको 1 आउंस गोल्ड प्रोवाइड करेगा, यानी ये लिंक हो गया। अब जो बाकी कंट्री हैं उसका पेगिंग हो गया, अब सपोज कीजिए इंडिया के केस में रुपीज, ठीक है, मान लिया एक्सचेंज रेट 3 रुपीज फिक्स था, तो ये डॉलर जैसे चेंज होगा उसी अनुसार से ये आपका स्टैटिक रह जाएगा। यानी गोल्ड और जो आपका डॉलर है उसका आप कह सकते हैं एक फिक्स रेट हो गया और फिर डॉलर का पेगिंग जो है, डॉलर का लिंक जो है रुपीज या अदर जो करेंसी है उसके साथ किया गया। तो ये चीज़ है, ठीक है। यानी रियल वैल्यू कहाँ पर था, अभी भी गोल्ड में था, ठीक है। तो $35 अगर कोई देगा तो 1 आउंस गोल्ड जो है अमेरिका उसको प्रोवाइड करेगा। उस तरीके से एक सहमति बनी। और ये इसका मेजर कारण क्या था कि वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उस समय स्थिति ये थी कि पूरे वर्ल्ड का 75% जो गोल्ड है वो आपका यूएसए के पास था। यानी यूएसए इकोनॉमिक रूप से सबसे स्ट्रांग था उस तरीके के करेंसी या उस तरीके के मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्लोली क्या होता है, अब यूएसए तो अपने डॉलर को पेग कर दिया बाकी कंट्री के साथ, लेकिन यूएस के साथ एक चैलेंज तो रहेगा कि हमारा जो डॉलर है वो वेरिएबल्स नहीं हो। यानी आपको पता है कि मार्केट में जो सप्लाई डिमांड जिस अनुसार से होता है डॉलर या अदर करेंसी, उस अनुसार से चीज़ें चेंज होगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए कि इसका अगर जो एक्सचेंज रेट है वो एक सीमा से प्लस माइनस नहीं हो, तो 8 कंट्री जो है एक साथ आए, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, सपोज किया जाए कि मार्केट में गोल्ड अधिक हो गया, ठीक है, तो यानी जिस चीज़ का सप्लाई अधिक हो जाएगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करना है, तो अगर मार्केट में गोल्ड अधिक हो गया है तो ये 8 कंट्री में से कंट्री क्या करते थे, गोल्ड को आपका परचेज कर लेते थे ताकि वो बैलेंस जो है गोल्ड और डॉलर का बना हुआ रहे, ठीक है। उसी तरीके से जब डॉलर ज़्यादा हो जाएगा तो गोल्ड का सप्लाई, तो यानी दोनों का सप्लाई और खरीद करके उस जो एक्सचेंज रेट था इसको ये लोग मेंटेन कर रहे थे 8 कंट्री जो है। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि यूएसए जो है पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग युद्ध में जो है पार्टिसिपेट करता है। उसमें वियतनाम वार में यूएसए का बहुत सारा कॉस्ट गया, इंटरनल जो है महंगाई बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो और भी ग्लोबल इवेंट्स हो रहे थे जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जो 8 कंट्री थे इनके द्वारा ये कहा गया कि हम इसमें आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी वो अपना हाथ जो है खींचने लगे कि हम इस सिस्टम में
साथ नहीं है। उस वो सब के कारण क्या हुआ कि यूएसए को बहुत अधिक प्रेशर पड़ा और यूएसए के द्वारा को ऐसा लगने लगा कि अगर कंट्री जो है हमसे अगर गोल्ड मांगेंगे तो हम दे नहीं पाएंगे, ठीक है। अब एक्चुअली में शुरू में हुआ क्या था, जब 8 कंट्री थे अब प्लस यूएसए था, तो उसमें ऐसा हुआ कि अमेरिका को ऐसा लगा कि बाकी कंट्री अचानक तो हमसे डॉलर नहीं मांगेंगे, तो आप कह सकते ओवर प्रिंटिंग डॉलर्स का भी हुआ, ठीक है। अब जब ये जब बाकी कंट्री जो है वापस करने लगे इससे सपोर्ट से, तो अब उस समय डॉलर क्योंकि ओवर सप्लाई भी हो चुका था। अब ऐसे स्थिति में यूएसए जो है ब्रिटेन के पास गया कि ऐसे में सपोर्ट के लिए। तो ब्रिटेन में क्या है, लंदन में एक गोल्ड एक्सचेंज रेट का मार्केट था, ठीक है। गोल्ड एक्सचेंज रेट का मार्केट था जिसको कि ब्रिटेन के द्वारा बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया तो जो बाकी विश्व के जो दूसरे नेशन है उनको ऐसा डर लगा कि ये जो है आप कह सकते हैं निगेटिव सिग्नल है, यानी डॉलर अपना हो सकता है कल के डेट में अगर अमेरिका अगर इतना सोना नहीं देगा तो मेरे पास एक सिर्फ पेपर करेंसी रह जाएगा, हो सकता है कि इसका कोई रियल वैल्यू नहीं हो। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्री जो है अपना बड़े बड़े शिप लेके जो है अमेरिका के पास भेजने लगे, ठीक है, कि हम इतना डॉलर भेज रहे हैं, आप सोना इतना हमको वापस कीजिए। यानी जो डॉलर के प्रति अविश्वास जो है बढ़ गया। और उस समय प्रेसिडेंट थे निक्सन। तो जो प्रेसिडेंट निक्सन ने 1971 में एक निर्णय लिया कि अगर कोई डॉलर के बदले गोल्ड की डिमांड करता है, यानी जो कन्वर्टेबिलिटी है उसको समाप्त करते हैं, ठीक है। इसको जो है निक्सन शॉक कहा गया है हिस्ट्री में। यानी निक्सन के द्वारा ये जो प्रथा चला हुआ आ रहा था आउंस यानी गोल्ड और डॉलर का लिंकेज है उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब यहाँ आपके दिमाग में यह बात आएगा कि तो फिर अचानक उसके बाद अभी तक गोल्ड डॉलर चल कैसे रहा। तो देखिए क्या हुआ, उसके बाद जो सिस्टम है उस सिस्टम को कहते हैं फिएट सिस्टम। फिएट सिस्टम में क्या होता है कि क्योंकि उस समय तक यूएसए का इकोनॉमी या आप कह सकते हैं ग्लोबल रिच बहुत ज़्यादा हो चुका था और डॉलर अभी भी उसके बाद कंटिन्यू कर सका एक्सचेंज रेट के रूप में, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव उस समय नहीं था। लेकिन फिएट सिस्टम में क्या है कि किसी भी तरीके से ये लिंक नहीं है, यानी आप कह सकते फुल्ली ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम चल रहा है कंप्लीटली। इसमें कहीं कोई ऐसा सेंट्रल बैंक नहीं है कि उस डॉलर के बदले कोई सोना दे देगा या चांदी दे देगा। तो यानी ये ट्रस्ट बेस्ड जो सिस्टम आप कह सकते हैं जिसको चल रहा है, जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में भी आप अगर रुपीज देखिएगा तो देखिएगा रहेगा इतना रुपया देने का मैं वचन धारण करता हूँ, यानी वो क्या है प्रोमिसरी नोट है। सेंट्रल बैंक के द्वारा ये कहता है कि अगर आप ये कागज लेकर टुकड़ा लेके आएंगे तो हम इतना रुपया आपको देंगे। तो डॉलर के केस में भी जो वर्तमान अभी सिस्टम है वो वही सिस्टम है। यहाँ पर भी किसी तरीके का किसी मटेरियल से किसी मेटल से जो है कह सकते हैं कि टैगिंग नहीं है, जैसे पूर्व में जो गोल्ड से था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, क्योंकि पूरे विश्व में इतना स्प्रेड हो चुका था और ग्लोबल इकोनॉमी में प्रभाव अमेरिका का था। तो इन कारणों से अमेरिका उसको कंटिन्यू करने में सफल रहा। उसके बाद आपको पता है अमेरिका मिलिट्री पावर तो था ही, तो जो भी कंट्री अगर मना करते थे किसी तरीके से कि हम डॉलर में एक्सचेंज रेट नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, तो वहाँ पर अमेरिका के द्वारा जो है मिलिट्री पावर का यूज किया जाता रहा है हिस्ट्री में। जैसे आप देख लीजिएगा इराक में सद्दाम हुसैन के द्वारा किया गया था, तो आपको पता है कि किस तरीके से उनको जो है फांसी तक की सज़ा हुई। उसी तरीके से जो है गद्दाफी जो है लीबिया में प्रोटेस्ट किया गया था कि हम यूरो में करेंगे, जो है सद्दाम हुसैन के द्वारा भी बोला गया था। तो ये वहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन होता है। साथ ही अमेरिका के द्वारा ये किया जाता है कि जो आप कह सकते हैं कि जो सऊदी है, ठीक है, जो या फिर जो गल्फ कंट्रीज है, इनके पास आपको पता है कि ह्यूज अमाउंट में तेल है, ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल्स है, लेकिन इनको एक्सप्लोर करने का टेक्निक्स नहीं था जो यूएसए के पास था या ब्रिटेन के पास था। तो अमेरिका के द्वारा ये कहा गया, सऊदी को ये कहा गया कि हम आपको जो है 1938 में तेल का पता चलता है सऊदी में, तो उस समय ये कहा गया कि आप अगर किसी को अगर पेट्रोलियम सेल करेंगे तो आप जो है डॉलर के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। तो ये आप कंडीशन रखा गया। उसके बाद टेक्निक का जो है आप कह सकते हैं एक्सचेंज किया गया। और तब से जो मिडिल ईस्ट में है वहाँ पर
जो है अमेरिका अपना प्रभुत्व बना के रखा है। साथ ही जब ये 1971 के बाद जो भी कंट्री डॉलर में एक्सचेंज कर रहे थे या परचेजिंग जैसे जो एक्सचेंज कर रहे थे, जो भी सऊदी है या और भी जो कंट्री हैं, उनको अमेरिका अलग अलग तरीके से मिलिट्री तरीके से या वेरियस तरीके से सपोर्ट करता रहा। यानी अमेरिका शुरू से ही डॉलर के प्रभुत्व को जो है बना के रखना चाहता था। क्या उससे फायदे होते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे उसमें, ठीक है। अब देखिए डॉलर जो है इतना जो डोमिनेंस है, तो उसी को कहते हैं कि यूएस को जो है एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज देता है। यानी आप समझ सकते हैं कि दूसरे के तुलना में उसको कितना ज़्यादा एज मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी एक समय ऐसा था कि पूरे जो है ग्लोबल इकोनॉमी में लगभग 90% जो एक्सचेंज रेट होता था वो लगभग जो है आपका डॉलर में होता था। वर्तमान समय में जो है अभी 60% के आसपास है, ठीक है। ये ग्लोबल रिजर्व का, ठीक है। ग्लोबल रिजर्व यानी हर कंट्री क्या करता है कि अपने कंट्री में 4-5 तरीके का चीज रखता है उसमें, जैसे कि डॉलर है, गोल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके का करेंसी को फिर रखता है। तो वर्तमान एक ऐसा समय था लगभग 70-80% गोल्ड रिजर्व में था, वर्तमान समय में लगभग 60% के आसपास है गोल्ड ग्लोबल जो भी रिजर्व है। यानी हर कंट्री जो अपना फॉरेक्स रिजर्व में रख रहा है उसका अगर आप एग्रीगेट कीजिएगा तो पूरे विश्व का, तो उसका लगभग 60%। अब देखिए इस डोमिनेंस का अमेरिका को फायदा क्या होता है। सबसे जो बड़ा फायदा होता है वो होता है बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। ये कैसे होता है, देखिए अब यूएस क्या करता है कि यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है ना उसका बहुत हाई डिमांड रहता है। तो यानी डॉलर बहुत सप्लाई बहुत आसानी से हो जाता है, इसके कारण उनको बहुत ही सस्ते आप कह सकते हैं रेट पर डॉलर मिल जाता है। यानी जो एवरेज नॉर्मली जो मिलेगा उससे 10 से लगभग 30 बेसिस यानी उतना परसेंट कम पर इनको मिल जाता है। इसके कारण इनको क्या होता है, जो इनका डेफिसिट है यानी कि जो खर्चा और इनकम में यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जो गैप है बहुत आसानी से इसको फील कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप नॉर्मल कंट्री की बात कीजिएगा तो उसको क्या होता है, उसको डेप्ट फिनेंसिंग के लिए या तो कहीं से लोन लेना पड़ता है, जबकि यूएस के केस में क्योंकि डॉलर में ही है तो यूएस का अगर कोई आप कहते हैं ट्रेजरी बॉन्ड अगर कोई परचेज करता तो डॉलर बहुत आसानी से मिल जा रहा था। यानी जो यूएस को अपना डेफिसिट करने में को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है जी। अब उसके देखिए इसका मतलब क्या हुआ, डेफिसिट का मीनिंग क्या हुआ, अधिक पैसा है, अधिक पैसा है तो अधिक वो कहीं ना कहीं लगा सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है। देखते हैं कि कर्ज लेकर भी अपने इकोनॉमी को लोग ग्रो करते हैं, तो वो चीज़ वो बहुत आसानी से कर सकता है क्योंकि उसको बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है आपका यूएसए के साथ। सेकेंड जो है आपका उसमें कहता है कि डॉलर प्रिंट होने के बाद जो फॉरेक्स रिजर्व है दूसरे नेशंस के, वो क्या करते हैं, वो उसको प्रिजर्व करते हैं। यानी आप उसको उस तरीके से सोच के देखिए कि एक तरीके से यूएसए को ये इंटरेस्ट फ्री लोन के तरीके से काम करता है, तो ये भी एडवांटेज मिला यूएसए को। तीसरा एडवांटेज जो है जियोपॉलिटिकल है। यानी आप समझ के देखिए, सपोज किया जाए कि किसी कंट्री से अगर यूएसए का संबंध नहीं खराब हो रहा तो वहाँ क्या करता है या उसकी बात को नहीं मान रहा है तो वो क्या करता है, सैंक्शन लगाते हैं। अब प्लस जो है, अब देखिए पूरे विश्व में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट सिस्टम। ये क्या है ना, एक मैसेजिंग सिस्टम है। अगर सपोज किया जाए कि एक कंट्री है किसी से अगर कोई परचेज करता है और अगर एक्सचेंज रेट डॉलर में है, ठीक है, तो वो जिस नेटवर्क के माध्यम से जो आपका प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्विफ्ट सिस्टम। तो उससे उस कंट्री को अमेरिका क्या करता है, बाहर कर देता है। यानी कि उस कंट्री के लिए किसी से ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर उसका, जब तक कि वो दूसरे करेंसी में ट्रेड नहीं करेगा तब तक। तो इस तरीके का एडवांटेज जो है, जियोपॉलिटिकल एडवांटेज जो है अमेरिका को मिलता है। सैंक्शन भी लगा सकता है प्लस जो है उससे वो बाहर भी कर सकता है। अब जो फोर्थ है वो है रिड्यूस कोऑपरेटिव रिस्क, क्योंकि यूएस का जो है अपना ही करेंसी है तो उसके कारण जो है आपका सपोज किया कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होगा, अगर कि इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो सस्ते में उनको सामान मिल जाएगा, प्लस क्योंकि उनकी अपनी वो करेंसी है तो वोलेटिलिटी कम से कम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यानी उनको रिस्क जो है कम है। तो ये चीज़ें आपको 4 मेजर एडवांटेज जिसके कारण हो रहा है। और ये जो अभी मोस्टली जो न्यूज में है ये इसके कारण, जियोपॉलिटिकल जो लिवरेज है उसके कारण, ठीक है। सैंक्शन जो बार बार आप न्यूज में सुनते हैं, साथ ही रसिया के केस में किस तरीके से जो है वो रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया, यानी रसिया डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं विपनाइजेशन ऑफ फिनांस, ठीक है, किस तरीके से जो है करेंसी को जो है विपन के रूप में यूज किया गया।
अब इसमें जब यूएस और रसिया और यूक्रेन के बीच का वार हुआ, उस समय यूएसए के द्वारा क्या किया गया कि आपको बाहर कर दिया गया स्विफ्ट सिस्टम से, ठीक है। उसके कारण रसिया को दूसरे कंट्री से अगर कहीं पर अगर ट्रेड करना है तो एक्सेप्ट डॉलर दूसरे करेंसी यानी करेंसी स्वैप सिस्टम से करना पड़ेगा, कि इंडिया से सपोज करना है तो इंडिया उसको रुपीस दे, रसिया जो है रूबेल दे, तो इस तरीके से सिस्टम, उसी तरीके से युआन दे, तो यानी अलग जो करेंसी है उसमें उनको ट्रेड करना। तो बहुत सारे कंट्री के साथ आप समझ सकते हैं कि डिफिकल्टी हो जाएगा, परेशानी होगा उस कंट्री को, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि विपन के रूप में जो है यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में अभी क्या हो रहा है ना कि डॉलर को लेके कॉन्फिडेंस कम हुआ है। उसके कुछ कारण हैं, जैसे पहला कारण है यूएस का नेशनल डेब्ट, जो 2025 तक ऐसा कहा गया है कि 37 ट्रिलियन डॉलर जो है टोटल जो है डेफिसिट हो जाएगा। अगर ये कहा गया डेफिसिट अधिक होने से कारण क्या होता है, साथ ही क्या हो रहा है कि वहाँ डेब्ट भी अधिक है प्लस इन्फ्लेशन भी अधिक है। अगर कहीं भी इन्फ्लेशन भी अधिक रहेगा और प्लस जो है वहाँ का आप समझ सकते हैं डेट भी अधिक है, इसका मतलब वो जो करेंसी है वो डिबेस करेगा, यानी उसका आप कह सकते हैं उसका जो रियल वैल्यू है कम होगा, यानी वो करेंसी या संभावना है कि वो वीक होगा। तो वीक अगर कोई करेंसी में किसी का कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं रहेगा। तो जो ह्यूज यूएस का डेट है प्लस जो है जिस तरीके से इन्फ्लेशन है उसके कारण यह संभावना है कि डॉलर जो है वीक होगा, इसके कारण कॉन्फिडेंस कम हुआ। प्लस एक दूसरा है यानी अल्टरनेटिव के रूप में ब्रिक्स के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, यानी स्पेशली चाइना कोशिश कर रहा है कि पैरेलल कुछ लोकल करेंसी को हम लोग प्रमोट करें, ठीक है। तो और या तो फिर गोल्ड के रूप में एक्सचेंज हो, उसको प्रमोट करने की बात जो है चल रहा है। बहुत सारे कंट्री जो है डॉलर के अलावा जो करेंसी है उसमें एक्सचेंज किए हैं, उसमें से ब्रिक्स भी इसको प्रमोट करो। तो इसके कारण भी आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस डॉलर में घटा। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल के रूप में यूज किया गया है अमेरिका के द्वारा, उससे भी बहुत लोग, बहुत कंट्री जो है ये आप कह सकते हैं चिंतित है। सपोज करके देखिए कि कोई कंट्री है वहाँ डॉलर है, अचानक अगर उसका ट्रेड रुक जाएगा अगर स्विफ्ट सिस्टम के कारण, या डॉलर बेस्ड जो एसेट हैं वो अचानक उसको फ्रोज कर दिया जाए, तो यानी कि कंट्री का तो सोवरेंटी रिस्क में है, यानी उसकी संप्रभुता का आप समझ सकते हैं रिस्क में है। तो ये पैसे की सिर्फ बात नहीं है, बहुत सारे कंट्री उस तरीके से सोच रहे हैं कि ये इकोनॉमी की बात नहीं, ये तो संप्रभुता की बात है कि कोई हमको अपने इच्छा पर हम डिसीजन न लिए तो हमको कोई इम्पोज कर सकता है इकोनॉमिकली उस तरीके का यूज करके। तो ये भी एक इशू जो है यहाँ पर आपको रहा है, ठीक है। प्लस जो है जिस तरीके से अमेरिका जो है अलग अलग कंट्री पर जो है टैरिफ लगाया है, उसके कारण ट्रेड जो है रिलेशन बहुत सारे कंट्री का खराब हुए हैं, और लोग जो है ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसके कारण भी वेरियस करेंसी का आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथन अपने अपने करेंसी के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जियो पॉलिटिकल जो कंडीशन है जिस तरीके से जो है अभी आप जियो पॉलिटिकल में देखिए कि आपका रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, चाइना जो है ताइवान के को आप कह सकते हैं कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, प्लस जो है पूरा एशियान का जो भी एशिया के जितने भी नेशन हैं वहाँ डोमिनेंस धीरे धीरे कर रहा है। उसी तरीके से देखिए वेनेजुएला का इशू आपको पता है, डेनमार्क का इशू आपको पता है कि वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसको भी हम जो है अपने कंट्रोल में एनेक्स करेंगे। तो इस तरीके का इशू जो है आपको पूरा अफ्रीका में भी इशू चल रहा है, मिडिल ईस्ट में तो आपको इशू चल रहा है, इजराइल आपका गाजा का इशू चल रहा है। तो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस भी आप देख सकते हैं, वोलेटिलिटी है। तो ऐसे केस में जो है डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो कोई सिंगल करेंसी पर डिपेंडेंट होकर कोई भी नेशन नहीं रहना चाहता है, ठीक है। अब देखिए डॉलर का समय के साथ देखिए कि वो इन्फ्लुएंस घटा भी है। देखिए अगर आप देखिएगा 1980 में जो होता था ग्लोबल जो रिजर्व था उसका 80% था। हम लोग इसमें चर्चा किए पूर्व में भी कि लगभग जो है 59%, जो 2025 में 56% या 59% अप्रोक्सीमेट जो है अबाउट 60% है। यानी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसमें जो है आपका परसेंटेज घटा है।
इसका कारण क्या हुआ, जब इस तरीके की घटना होगा तो बाकी कंट्री क्या करने लगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे, ठीक है, डॉलर सेल करके गोल्ड में उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है, यानी बाकी जो भी सेंट्रल बैंक थे अलग अलग कंट्री के, उनके द्वारा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है। और रसिया और चाइना के द्वारा क्या किया गया, वो लोग जो भी बायलेटरल ट्रेड है, वो जो उनका लोकल करेंसी है उसमें वो लोग व्यापार करने लगे, तो इसके कारण फॉरेक्स रिजर्व में आपका जो डॉलर है उसका आप कह सकते हैं परसेंटेज बढ़ा। साथ ही अभी क्या हो रहा है कि एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड मॉडल था, यानी यूएसए लेड जो सारा सिस्टम था, ये मल्टीपोलर आपका सिस्टम में चल रहा है। आज के समय में देखिए कि पूरा यूरोपियन यूनियन का देखिए सिंगल हो गया, यूरो हो गया, ब्रिक्स अपने करेंसी की बात कर रहा है, डिजिटल करेंसी का भी सिस्टम डेवलप हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की बात हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि किस तरीके से मल्टीपोलरिटी जो है फाइनेंशियल सेक्टर में भी बढ़ा है, और जियोपॉलिटिकल में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यूएस के काउंटर करने के लिए रसिया और चाइना अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल स्थिति में भी वो है और आपका इकोनॉमिक सेक्टर में भी वो है, ठीक है। तो आप यूएस का जो है ग्रेजुअली जो है जो डोमिनेंस था, यूएस हेगेमनी था, उसको जो है वो स्लोली जो है काम कम कर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मैटर सारा का सारा जो है सोवरेंटी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि ये जो है इसका पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। देखिए पॉजिटिव के रूप में अगर देखा जाएगा इस स्थिति तो क्या है कि अगर डॉलर आप कह सकते हैं डी डॉलराइजेशन होता है तो उसके कारण लोगों का ये जो नेशन है उनका इकोनॉमिक सोवरेंटी बढ़ेगा, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि यूएस अपने मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, उस पर वल्नरेबल नहीं रहेगा। वर्तमान समय में क्या है कि यूएस से लिंक है, क्योंकि डॉलर से एक्सचेंज रेट है, तो फेडरल रिजर्व, यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है घटाता है, उस पर डिपेंडेंट हो जाती है, प्लस यूएस के द्वारा क्या सैंक्शन लगाया जाता है। तो अगर डॉलर अगर वीक होता है, डी डॉलराइजेशन होता है, यानी अदर करेंसी की तरफ मूवमेंट होता है, तो यूएस से आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी बढ़ेगा और उसका इकोनॉमिक सोवरेंटी जो है नेशंस का बढ़ेगा। उसी तरीके से जो आपका लोकल अगर कह सकते हैं करेंसी जो है अगर यूज किया जाएगा, या सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इशू सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का अगर यूज किया जाएगा, तो उसमें आपका कह सकते हैं कि कॉस्ट कम लगेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगा, तो ये भी बेनिफिट है। उसी तरीके से एनोनिमिटी के कारण बहुत बार जो है आपको इलीगल या इलिसिट आपको जो है फाइनेंशियल फ्लोज देखने को मिलता है, जिसके कारण करप्शन के चांसेस होते हैं वो भी कम होगा। लेकिन रिस्क क्या है, क्या यूएस के द्वारा जो डॉलर का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया वो क्या रातों रात या बहुत कम समय में अगर समाप्त हो जाता तो उससे क्या रिस्क हुआ। देखिए सबसे बड़ा जो बात है वो है कि कोई एक सिंगल दूसरा करेंसी जो अपोजिट में अल्टरनेटिव अभी नहीं है जो कि स्टेबल है, और यूएस का के डॉलर के द्वारा जो है आप कहते हैं ह्यूज अमाउंट में लिक्विडिटी है मार्केट में, तो अचानक उतना लिक्विडिटी जो है अगर गायब हो जाएगा तो पूरा मार्केट इनस्टेबल हो, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि चाइना भी अपने करेंसी को पुश कर रहा है, तो चाइना का जो रेनबी करेंसी है वो मैनिपुलेटेड है। चाइना क्या करता है, अपने करेंसी को जानबूझ के डिवैल्यूएट करके रखता है, डिप्रिसिएट करके रखता है, डिवैल्यूएट करके रखता है। इससे क्या होता है ना, एक्सपोर्ट चाइना का बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि जब कभी भी अगर डिप्रिसिएट करके करेंसी को रखा जाता है तो दूसरे कंट्री को वो सामान सस्ता लगता है, और जो कंट्री डिप्रिसिएट करके रखता है उसका सामान ज़्यादा सेल होता है। यानी चाइना को क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अधिक करता है, इसको सामान बेचना है, तो ये अपने करेंसी को आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेट करके जो है रखता है, ठीक है, यानी रियल वैल्यू कम करके रखता है। तो ये चाइना का भी जो करेंसी का इशू है, और दूसरे कोई करेंसी उस तरीके से अभी अल्टरनेटिव के रूप में डेवलप नहीं है, ठीक है। साथ ही वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ह्यूज अमाउंट मार्केट का जो है आपका बहुत लंबे समय से एंकर करके जो है ये रखा हुआ है, ठीक है। अब बिना किसी सिंगल उस तरीके का अल्टरनेटिव के वोलेटिलिटी आपका हो जाएगा। साथ ही जो डॉलर डिपेंडेंट जो नेशंस है उनका आप कह सकते हैं जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इंडिया के केस में देखते हैं स्पेशली, ठीक है, दुनिया में तो जो हो रहा है, इंडिया के केस में क्या हो सकता है या इंडिया किस तरीके से इसको जो है बैलेंस किया है। इंडिया देखिए क्या है ना कि दोनों चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेटजिक अपना ऑटोनॉमी को भी परस्यू कर रहा है, ठीक है, कि अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो कैसे एडवांटेज लिया जा सकता है। साथ ही जो अमेरिका के साथ इकोनॉमी में जो डिपेंडेंस है उसको भी बैलेंस कर रहा है। देखते हैं कैसे। देखिए ब्रिक्स में आपको पता है कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये सारे मेंबर है और इंडिया भी मेंबर है।
तो उसमें अगर किसी प्रकार का करेंसी के बारे अगर डेवलप होता है या उस पर अगर फाइनल कुछ ब्लूप्रिंट निकल के आता है तो उस पर इंडिया भी उसका मेंबर है। तो इसका एडवांटेज होगा जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा, स्पेशली इकोनॉमी के क्षेत्र में। साथ ही के इंडिया क्या किया है, जैसे रसिया के साथ जो है जो ट्रेड हो रहा है वो आपका रशियन करेंसी में हो रहा है, ठीक है, रूबेल में हो रहा है, ठीक है। तो यानी डॉलर के अलावे भी जहाँ जैसे रसिया से जो तेल खरीदा जा रहा है वो रूबेल में, यानी डॉलर पर डिपेंडेंसी घटा के जो स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं ऑटोनॉमी लेने का है उसके तहत ये निर्णय लिया गया है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि डॉलर से आप हटा के जो फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड या नॉन डॉलर जो एसेट है उसमें बढ़ाया जा रहा है कि अगर कल के डेट में डॉलर अगर वीक होता है तब भी अगर या उस तरीके की स्थिति आती है तो जो है इसके अल्टरनेटिव जो रिजर्व्स हैं, अल्टरनेटिव जो आप कह सकते हैं वो स्ट्रेंथित रहे, ठीक है। तो ये इंडिया के द्वारा कदम उठाया जा रहा है। साथ ही क्या किया जा रहा है कि अमेरिका के साथ, अब देखिए रातों रात तो ये चीज़ होगा नहीं, बहुत लंबा समय लगेगा अगर होगा भी तो, ठीक है। तो इंडिया का, क्योंकि आपको पता है कि मेजर एक्सपोर्ट जो है इंडिया यूएसए में करता है, वहाँ पर जो है आपका इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमी का बहुत अच्छे ये स्ट्रॉन्ग है। तो जो यूएस के साथ जो इकोनॉमिक टाइज है उसको मेंटेन इंडिया कर रहा है, क्योंकि इंडिया में ह्यूज अमाउंट में आपको पता है कि जो रेमिटेंस यानी जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर उनके द्वारा भेजा जाता है, एफडीआई अमेरिका के द्वारा ह्यूज अमाउंट में आता है, इसलिए डॉलर का इन्फ्लो होता है। इसलिए कोई उस तरीके का स्टेप लेने के पहले आप कह सकते हैं इंडिया को कॉशस है, ठीक है, ओपनली किसी तरीके से क्रिटिसाइज करने से बचता है इंडिया, ठीक है। साथ ही जो यूएस का जो ट्रेजरी है उसमें 120 बिलियन डॉलर से ऊपर का जो है रिजर्व आपका आप कह सकते हैं यूएस होल्डिंग्स में है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया का जो इंटरेस्ट है डॉलर में भी है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइज जो है बहुत बढ़िया है अमेरिका के साथ, एक्सपोर्ट यूएस में होता है, यूएस से एफडीआई आता है, हमारा जो डायस्पोरा है जो हम लोगों को रिमिटेंस भेजते हैं वो उस तरीके से आता है। लेकिन साथ ही अपना इंडिया उस चैनल को भी खोल के रखा, उस पाथ को भी रखा है ताकि कल के डेट में अगर किसी प्रकार का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो तो डॉलर पर ओवर डिपेंडेंसी भी ना रहे, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, ऐसे में हम लोग इंडिया को अभी और क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है कि जो सीबीडीसी है यानी सेंट्रल बैंक डिपॉजिट करेंसी जो है उसका इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक देश का जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो करेंसी है वो दूसरे बैंक के द्वारा जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो करेंसी है वो आपस में आप कह सकते हैं कि इंटर ऑपरेटेबल हो, एक्सचेंज हो आसानी से, इसको प्रमोट करने का ज़रूरत है। अलग अलग मैकेनिज्म जैसे कि ब्रिक्स में जिसको प्रमोट किया जा रहा है उसी तरीके का, ताकि जो है क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट हो वो अच्छा तरीके से हो सके। साथ ही एक दूसरा कहता है कि जो डोमेस्टिक जो प्लेटफॉर्म है उसको इंटरनेशनल स्तर पर पुश करने की जरूरत है। जैसे यूपीआई बहुत अच्छा इंडिया में काम किया है, तो इसको जो है अगर सपोज कि अमेरिका में कोई व्यक्ति है वो अपना घर में रिमिटेंस भेजने के लिए इसी चैनल का यूज करे, या फिर क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है एक देश दूसरे देश का, ठीक है, वो यूपीआई के माध्यम से हो, तो यानी इसको जो है लिवरेज करने का ज़रूरत है। साथ ही है कि सिस्टमेटिक रिफॉर्म, देखिए जितना भी इंटरनेशनल स्तर पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्ट्रॉन्ग, उसमें आपका यूएसए का डोमिनेंस है। लेकिन अब जब ये बना था 1944 में, तब से इकोनॉमी का साइज अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरीके से बढ़ गया है। चाइना तब से बहुत अधिक ग्रो कर गया है, अमेरिका इंडिया बहुत ग्रो कर चुका है, इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा हो गया। आपको पता है कि 4th लार्जेस्ट आपका इकोनॉमी इंडिया हो गया। तो उस हिसाब से कोटा होना चाहिए फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ वगैरह में, तो वहाँ पर भी जो है रिफॉर्म क्या ज़रूरत है, जो भी वर्ल्ड बैंक है आईएमएफ है वहाँ पर रिफॉर्म के बारे में बात किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी जो आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, लास्ट में ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स है कि ये बहुत ही ग्रेजुअल है, लेकिन यह ट्रेजेक्टिव इरिवर्सिबल है, लेकिन ये कभी ना कभी ये समय के साथ ये चीज़ें होगी। क्यों ये, और इसका पर्पस ये नहीं है कि डॉलर को कम्प्लीटली पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाए, लेकिन हाँ ये जो है कि मल्टीपल करेंसी और सिस्टम एक साथ रहे, ताकि कोई भी कंट्री अगर या यूएसए के द्वारा अगर इसको एज ए वीपन यूज किया जाता है तो बाकी कंट्री के पास अल्टरनेटिव मैकेनिज्म रहे, अल्टरनेटिव एसेट रहे, ताकि आप कह सकते हैं इसको स्ट्रेटजी के रूप में कोई कंट्री के रूप में यूज नहीं किया जा सके, ठीक है। तो ये डेटा है जो है आपका 89% जो है डॉलर फॉरेन रिजर्व का है उसमें एक्सचेंज ट्रेड में, अब 47% जो आपका पेमेंट होता है वो स्विफ्ट जो सिस्टम है जिसको कि यूएसए के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है।
तो इसमें है कि आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही इशू है, इम्पोर्टेंट इशू है कि किस तरीके से डॉलर वाइल एंड प्लस जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये तीनों का आप कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसमें हर कंट्री अपने अपने तरीके से चीज़ों को देख रहा है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जरूर देखें कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा डॉलर का यूज जो है अपना इकोनॉमिक हेजिमोनी को जो है बना के रखने में यूज किया गया है। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स तरीके से देखें, डॉलर का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से डॉलर जो है रेज हुआ, जब कभी भी किसी देश के द्वारा डॉलर के अगेंस्ट अगर वॉइस उठाया गया तो किस तरीके से वहाँ पर जो है आर्म फोर्सेस का भी यूज किया गया, वहाँ की सत्ता को डीस्टेबलाइज किया गया। सारी चीज़ें हम लोग जो है उसके बारे में देखें, किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो कंट्री जो है तेल का एक्सचेंज करते हैं, जो सेल करते हैं डॉलर में, उसको किस तरीके से यूएसए सपोर्ट करता है। अभी ईरान में भी जो इशू चल रहा है वहाँ पर भी एक इशू जो है आपका ये डॉलर का है। ईरान को फोर्स किया जा रहा है कि जो है आप तेल का जो सेल है वो डॉलर में कीजिए। वहाँ देखिए बहुत तरीके का इशू हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस सारे ईरान का इशू को कवर करेंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है या लेसन अच्छा लगा है तो काइंडली आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि अगर किसी भी प्रकार का वीडियो आपके पास यहाँ से शेयर किया जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।